हेलो स्टूडेंट, लेट वी कंटिन्यू सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा था एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में भी स्पेशल चल रहा था एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। आपके पास में कोई सॉलिड सरफेस हो और वो जो सॉलिड की सरफेस है उसके कांटेक्ट में आप गैस लेके आए तो गैस का इसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा। बट इस एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। मेजर जो फैक्टर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे पहले। अब हमें स्पेशल जो फैक्टर यहां पर डिस्कस करना है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऐसा मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि अगर आप यहां पर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो गैस कंडेंस हो जाएगी, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे और वो इस सरफेस को भी अट्रैक्ट करेंगे, जिससे मोर गैसेस पार्टिकल एब्जॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस। ज्यादा जो पार्टिकल है वो वहां जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब हमें यहां पर प्रेशर को कितना इंक्रीज करें तो एब्जॉर्प्शन कितना बढ़ जाएगा। मतलब हमें यहां पर एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यहां पर पढ़नी है बिटवीन प्रेशर एंड एब्जॉर्प्शन का जो अमाउंट है, कितना एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कितना प्रेशर इंक्रीज करने का। एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ना है प्रेशर और एब्जॉर्प्शन के बीच में। ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है प्रेशर और एब्जॉर्प्शन के बिटवीन, इसे एक नई टर्म के थ्रू हम पढ़ेंगे और वो जो नया टर्म है हमारा दैट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। दैट न्यू टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या होता है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म? देखिएगा, आइसो का मतलब आप समझ पा रहे हो इक्वल, थर्म का मतलब सीधा सीधा से टेम्परेचर हो गया है। इक्वल, इक्वल का मतलब मैं कह सकता हूं कांस्टेंट। इसका मतलब यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमें क्या करना है, हमें एक कर्व ड्रा करना है या हमें एक ग्राफ बनाना है। अब आपको पता है कि किसी भी कर्व को ड्रा करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए आपके पास में दो वेरिएबल्स होने चाहिए। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारे पास होगा प्रेशर, और प्रेशर का जो कर्व है वो आपको करना है, प्रेशर का जो कर्व है वो ड्रा करना है। किसके खिलाफ ड्रा करना है, किसके साथ ड्रा करना है? तो आपको जो प्रेशर और दूसरा जो वेरिएबल वैल्यू आपके पास होगी वो होगी एक्सटेंट या अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एक कर्व अगर ड्रा किया जाए, किस किस के बिटवीन कर्व ड्रा किया जाए, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच अगर कोई कर्व ड्रा किया जाए तो द कर्व प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नॉन एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, सवाल हमें समझ में आ रहा है। प्रेशर हम जानते हैं, यहां एक नई टर्म और है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, पहले हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट डू मीन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? देखिएगा, इसको समझने के लिए ध्यान देंगे। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई सॉलिड की सरफेस, ये सॉलिड, इसका ये सरफेस होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो सॉलिड है इसका मास कितना है, तो आप सीधा सीधा सा कह सकते हो सर इसका जो मास है ना इस समय m है। दैट्स राइट। अभी इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई गैस एब्जॉर्ब नहीं हुई है। मैं इसके कांटेक्ट में गैस लेकर के आया। जब इसके कांटेक्ट में गैस लेकर के आऊंगा तो गैस लेके आऊंगा, और फिर जब गैस यहां पर लेकर के आया हूं तो निश्चित रूप से वहां कुछ ना कुछ मैंने प्रेशर अप्लाई किया होगा। गैस है तो प्रेशर होगा ही गैस का, तो उस प्रेशर के कारण से यहां कुछ गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। पहले यहां कोई गैस का पार्टिकल नहीं है, बट अब यहां पर गैस एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसका अब मुझे मास बता दीजिए, तो आप कहोगे सर अब इसका मास m1 हो गया है। पहले कितना था m, अब कितना हो गया है m2। इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले ओनली सॉलिड था, अब गैस के पार्टिकल और आ गए। तो क्या आप मुझे यहां से जो गैस एब्जॉर्ब हुई है उस गैस का मास बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। कहोगे सर जो गैस यहाँ एब्जॉर्ब हुई है उसका मास कितना होगा, ये ज्यादा है, उसमें से ये हटा दिया जाए तो केवल गैस का मास आ जाएगा, और गैस का मास कितना आ जाएगा m1 माइनस m। और ये जो गैस का मास यहां पर आ गया है, इस मास को मैं क्या कहूंगा, x कहूंगा।
तो मुझे बताइएगा सॉलिड के इतने मास पर, ये मास था, इस मास पर गैस का कितना मास एब्जॉर्ब हुआ, x। सॉलिड का पहले कितना मास था, मान लो m ग्राम, बाद में कितना हो गया m1 ग्राम। गैस कितनी एब्जॉर्ब होगी, x ग्राम। x ग्राम जो गैस है वो इस m ग्राम सॉलिड सरफेस पर एब्जॉर्ब हुई है। समझना, m ग्राम सॉलिड जो सरफेस है उस पर एब्जॉर्ब गैस कितनी है, x ग्राम। अब मैं आपको कहूं नहीं, अगर मेरे पास में ये जो सॉलिड है ना, इस सॉलिड का मास m ग्राम नहीं होता, मैं कहता नहीं मेरे पास तो यूनिट ग्राम सॉलिड का मास है, यूनिट ग्राम सॉलिड सरफेस या सॉलिड का मास है, तो फिर बताओ कितनी गैस एब्जॉर्ब हो जाती, m पर इतनी हो रही है, तो बताओ 1 ग्राम पर कितनी होगी यूनिट के ऊपर, तो यूनिट ग्राम के यूनिट मास के ऊपर कितनी होगी, x ग्राम अपॉन m ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, x बाई m। What is x by m here? X by m is the value of the amount of gas that adsorb on per unit mass of adsorbent। एडजोर्बेंट का जो यूनिट मास है ना, उस यूनिट मास पर एडजॉर्ब होने वाली गैस का अमाउंट है। m ग्राम पर तो x ग्राम एडजॉर्ब हुई है, तो m ग्राम पर x ग्राम एडजॉर्ब हुई है, तो m पर नहीं, मुझे चाहिए यूनिट मास के ऊपर, तो यूनिट पर कितनी एडजॉर्ब हुई होगी, यूनिट पर x बाई m। और ये जो मेरे पास आ गया है इसी को ही हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो क्या होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है यूनिट मास ऑफ सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब होने वाली गैस का मास। जो सॉलिड है आपके पास में, उसके यूनिट मास सरफेस पर कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है उसका अमाउंट, नॉन एज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बाई एम से। और याद रखना है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम का कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस होगी। क्यों? क्योंकि x भी ग्राम था, m भी ग्राम था, ग्राम से ग्राम कट गया तो कोई नेट यूनिट बची ही नहीं हमारे पास में। दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। हो गया। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहां से प्रेशर को फिर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बताइएगा यहां पर और ज्यादा जो गैस है, अब पहले प्रेशर मान लीजिए कितना था P1, अब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो बताओ क्या होगा, अब और जो ज्यादा गैस है बताओ वो यहां पर एडजॉर्ब होगी कि नहीं होगी, हो गई, ठीक है ना। कितने प्रेशर पर हो गई है ये, P2 पर। अब इसका मास नोट कर लो, इसका जो मास है बेटा आपकी बार मान लो कितना आ गया है M2। बताओ गैस कितनी एडजॉर्ब हो गई, पहले कितना था मास M, अब जब गैस एडजॉर्ब हो गई है उसके बाद कितना हो गया M2 माइनस M बराबर, इतने प्रेशर पर इतनी गैस एडजॉर्ब हुई है, तो अब बताओ यूनिट मास पर कितनी हुई होगी, यूनिट मास पर x बाई एम। P1 प्रेशर पर x बाई एम निकाल लिया, P2 प्रेशर पर x बाई एम निकाल लिया, फिर प्रेशर को थोड़ा बढ़ाया जाए, P3 प्रेशर हो जाएगा, फिर से क्या निकाल लो x बाई एम, P4 प्रेशर हो जाए, फिर से क्या निकाल लो x बाई एम। इस तरीके से आपके पास में दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, प्रेशर आपके पास आ जाएगा और आपके पास एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आ जाएगा x बाई एम। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, आपको क्या करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना है। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके डिफरेंट प्रेशर्स कैलकुलेट कर लीजिए। प्रेशर आपके पास होगा बहुत सारा, और उस प्रेशर के ऊपर अलग अलग प्रेशर पर आपके पास में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आपके पास में होगा। तो अब आपके पास में दो वैल्यू आ गई है, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। अब क्या कर दीजिए, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होगा क्या, किसको कहेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, और टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद अगर आप प्रेशर और एडजॉर्प्शन का जो अमाउंट है उसके बिटवीन अगर आप कोई कर्व ड्रा करते हैं, तो द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर वर्सेज x बाई m या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड अबाउट द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कर दीजिए या डिफाइन कर दीजिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कर्व बनाना है, ग्राफ ड्रा करना है, किस किस के बीच ग्राफ बनाना है, प्रेशर होना चाहिए और हर एक प्रेशर पर क्या होना चाहिए आपके पास में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होना चाहिए। तो द कर्व प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर and extent of adsorption at constant temperature is known as, क्या बन जाएगा आपके पास में, आपके पास बन जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब सुने, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस तरीका का जो कर्व है ना, ये कर्व प्लॉट किया है। एक साइंटिस्ट था लैंगम्यूर, उस लैंगम्यूर ने अपना कर्व बनाया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया फ्रेंडलिच ने अपना कर्व बनाया आइसोथर्म। उसके बाद और भी हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है कंपटीशन का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, उसमें आपके सिलेबस में केवल जो फ्रेंडलिच है, उस फ्रेंडलिच ने जो कर्व बनाया केवल वही है। तो अगला जो टॉपिक यहां पर होगा वो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तो है, लेकिन ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसका है, फ्रेंडलिच का है। तो अगला जो टॉपिक हमारा होगा दैट इज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म तो है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तो है, बस केवल किसके द्वारा ड्रा किया हुआ है, फ्रेंडलिच के द्वारा ड्रा किया हुआ है। अब फ्रेंडलिच ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया। किस किस के बिटवीन ड्रा करना पड़ता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आपको पता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये प्रेशर और प्रेशर के साथ में किसके बिटवीन बनाना पड़ता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच में। फ्रेंडलिच ने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद बहुत सारे प्रेशर की वैल्यू नोट की, x/m की वैल्यू नोट की, और नोट करने के बाद उसने क्या किया, एक कर्व ड्रा कर दिया। अब आपको उसका जो कर्व है, उसका जो ग्राफ है, वो ग्राफ आपको सीधे याद रखना पड़ेगा। किस तरीके का जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ उसने ऑब्टेन्ड किया। ठीक है, देखिएगा कैसा ग्राफ उसने बनाया, तो ध्यान रखिएगा उसने क्या किया, एक तरफ प्रेशर लिया है, एक तरफ क्या लिया है, इधर उसने प्रेशर लिया, और इधर जो उसने लिया है वो लिया है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m, और दोनों के बिटवीन उसने कर्व बनाया। तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि इन दोनों के बिटवीन जो कर्व है ना, वो कर्व कुछ इस तरीके का आता है। दैट कर्व इज नोन एज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब वो क्या करता है, वो बताना चाहता था कि हमने प्रेशर को जब इंक्रीज किया है तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर को इंक्रीज करने पर एडजॉर्प्शन का अमाउंट बराबर या इक्वली इंक्रीज नहीं हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा कि ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर की मैं 3 लिमिट मान लेता हूं। तो उसने 3 लिमिट मानी प्रेशर की। कौन कौन सी मानी, पहली लिमिट उसने कहा कि एट लो प्रेशर पर देखिए क्या होता है। लो प्रेशर पर वो कहता है कि यहां पर ये इसका ओरिजिन है 0, यहां से आपने प्रेशर को इतना बढ़ा दिया, तो इतना प्रेशर बढ़ाने पर देखो एडजॉर्प्शन का अमाउंट भी बढ़ गया, इतना हो गया। फिर आपने प्रेशर और बढ़ा दिया तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट भी बढ़ गया, प्रेशर और बढ़ा दिया तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट भी बढ़ गया। तो देखिएगा लो प्रेशर पर हो क्या रहा है, लो प्रेशर पर जिस रेशियो से आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, उसी रेशियो से एडजॉर्प्शन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो लो प्रेशर पर क्या होता है, लो प्रेशर पर जो एडजॉर्प्शन का अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x/m = kP। ये रिलेशन होता है किस किसके बिटवीन का रिलेशन होता है, प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बिटवीन होता है लो प्रेशर पर। के यहां से कांस्टेंट है। दूसरा उसने कहा एट हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर को बढ़ाते ही चले गए, ये सॉलिड है, ये गैस है, अगर आपने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया तो गैस क्या एडजॉर्ब हो जाएगी, एडजॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ाओगे और हो जाएगा, और बढ़ाओगे और हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता चला जाएगा।
लेकिन जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते 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 हाई प्रेशर कर दोगे, अब देखिएगा हाई प्रेशर पर क्या कहता है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करते करते आपने हाई प्रेशर कर दिया। अब देखो इस हाई प्रेशर पर देखिएगा क्या है, इस हाई प्रेशर पर देखो एडजॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो इतना हो गया, इतना हो गया। उसके बाद हाई प्रेशर के बाद फिर आपने और प्रेशर को इंक्रीज किया, तो और करने पर देखो तो भी फिर देखो एडजॉर्प्शन का अमाउंट उतना ही है, और प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो भी देखो एडजॉर्प्शन का अमाउंट उतना ही है। इसका मतलब अगर आप हाई प्रेशर कर दोगे, लो प्रेशर पर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो एडजॉर्प्शन हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हाई प्रेशर जब हो जाएगा तो एक सैचुरेशन की स्टेट ऐसी आ जाएगी। उसके बाद चाहे आप प्रेशर को कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, प्रेशर को कितना भी इंक्रीज कर लिया जाए, कौन इंक्रीज नहीं होता है, एडजॉर्प्शन का अमाउंट इंक्रीज नहीं होता है। इसका मतलब हाई प्रेशर पर क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता। इट मींस प्रेशर की जीरो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू के और p की पावर 0। और आपको पता है किसी की पावर 0 होने का मतलब क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू के। इट मीन्स क्या आ गया है, x बाई एम जो है एडजॉर्प्शन का अमाउंट जो है ये कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब हुआ कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते करते हाई प्रेशर कर दोगे, उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगी, फिर एडजॉर्प्शन का अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा, गैस को जितना एडजॉर्ब होना है गैस एडजॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद से और ज्यादा गैस एडजॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया है एट हाई प्रेशर। अब लो पर हो गया, हाई पर हो गया, अब है इंटरमीडिएट प्रेशर पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर पर देखिए क्या होता है। तो जो इंटरमीडिएट प्रेशर है उस प्रेशर पर देखिएगा क्या होता है। उस प्रेशर पर देखो जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो देखो एडजॉर्प्शन का अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज करने पर ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है तो प्रोपोर्शनल। कौन कौन प्रोपोर्शनल इंटरमीडिएट प्रेशर पर, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। लेकिन क्या इनका रेशियो वही है, उसी रेशियो में प्रोपोर्शनल है क्या, तो देखिएगा प्रेशर तो इतना इंक्रीज किया आपने, लेकिन एडजॉर्प्शन का अमाउंट इतना इंक्रीज हुआ। जब आप यहां पर प्रेशर को इतना इंक्रीज करोगे तो देखिए एडजॉर्प्शन का जो अमाउंट है वो अमाउंट देखो कितना इंक्रीज हुआ, इतना, ये इतना तो ये इतना, फिर ये इतना तो ये इतना, इंक्रीज तो हो रहा है, प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन क्या उसी रेशियो में, उसी रेशियो में नहीं। अगर आप प्रेशर को 1 के रेशियो में इंक्रीज कर रहे हो तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट 1 के रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रहा, 1 से हाई रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, 1 से हाई पावर में इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं उल्टा कहूं कि अगर मैं इसे 1 की पावर में इंक्रीज करूं तो फिर ये 1 से छोटी पावर के फॉर्म में इंक्रीज होता। That's right? अगर मैं इसे 1 की पावर में इंक्रीज करूं तो, इसे 1 की पावर में इंक्रीज करूं तो प्रेशर 1 से स्मॉलर पावर के अंदर इंक्रीज होगा। प्रेशर की पावर 1 नहीं रहेगी, 1 से छोटी रहेगी, और 1 से छोटे कितनी हो जाएगी, तो 1 बाई एन। और यहां से n क्या है, n जो है ना, ये n आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 हो सकता है। तो 2 होते ही प्रेशर की तो आधी पावर हो जाएगी और इसकी 1 पावर हो जाएगी। तो ये 1 के पावर में बढ़ेगा, वो आधी के पावर में ही इंक्रीज होगा। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर इनका दोनों का रिलेशन ये होगा। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो x बाई एम इज इक्वल टू पी सॉरी, अब अगर हम प्रोपोर्शनल को हटा दें तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज के, p की पावर क्या आ जाएगा, 1 बाई एन। ये रिलेशन होगा किस, कब, ये होगा एट इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर पर ये रिलेशन होगा। लोअर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हायर पर कांस्टेंट हो गया। इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर जो है तो प्रोपोर्शनल बट उसी रेशियो में नहीं है, हायर रेशियो के अंदर है, तो ये रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन में देखो आपको कौन कौन सी वैल्यू नॉन है। आपको P पता है क्योंकि P की वैल्यू हमने शुरू में नोट की थी। आपको x बाई एम भी पता है क्योंकि ये भी हमने नोट किया है। इनके बिटवीन तो कर्व ड्रा किया है, लेकिन यहाँ पर k एक कांस्टेंट है और n भी तो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो अब इस इक्वेशन के अंदर आपके पास में
दो नॉन वैल्यू है और दो अननोन वैल्यू है। अब इन दो नॉन की हेल्प से आपको क्या करना है, दो अननोन जो वैल्यू है ना उनको तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब तक हमने मैथमेटिकली क्या पढ़ा है कि यहां पर 1 2 3 4 वैल्यू, चार में से कोई तीन अगर नॉन हो तो चौथी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिमेनिंग को कैलकुलेट कर लेंगे। कोई सी भी तीन नॉन हो चौथी आ जाएगी, लेकिन यहां तो केवल ओनली 2 नॉन है, 2 अननोन है। तो अब 2 नॉन से 2 अननोन को कैसे कैलकुलेट करें, तो यहां पर हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स अप्लाई कैसे करेंगे, तो मैथमेटिक्स अप्लाई करने के लिए जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का आपको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसका क्या ले लीजिएगा, लॉग। जब इसका दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log x बाई एम इज इक्वल टू, इसका भी लॉग लोगे तो log, किसका log आप ले रहे हो, log आप ले रहे हो k गुना या मल्टीप्लाई e की पावर 1 बाई n का। इसका जब आप log लोगे ये बनेगा log x बाई एम इज इक्वल टू log k, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये log से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और आ जाएगा log 1 की पावर n। 1 की पावर n को आगे लाके लिखेंगे, आ जाएगा log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस में 1 बाई n को आगे ले आए log p, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिखेंगे log x बाई एम इज इक्वल टू, से पहले लिख लूं, पहले लिखूंगा तो 1 बाई n log p और प्लस में लिख दूंगा log k। और ऐसा लिखते ही अब आप देखिए ये मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इस लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको पता है ये y, ये m, ये x प्लस में ये c, और आपको पता है कर्व किस किस के बिटवीन ड्रा करना पड़ता है, y और x के बीच। y ये है इसमें और इन दोनों में कर्व बना दो तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अब एक नया कर्व ड्रा करना पड़ेगा आपको। y एक्सिस पर क्या लेना है आपको, log x बाई एम, और x एक्सिस पर क्या लेना है, log p। दोनों में कर्व ड्रा करेंगे तो उससे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन को अगर आगे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये कहीं कट करेगी। ये आपका इंटरसेप्ट होता है जो c के बराबर होगा, जो यहां से log k आ जाएगा। और इस लाइन का जो स्लोप होगा थीटा, जिसे आप कहोगे टेन थीटा, ये जो स्लोप है ये किसके बराबर आ जाएगा, m, इट मींस 1 बाई n के बराबर आ जाएगा। तो देखो आपके पास p भी नॉन है उसका log ले लीजिए, x बाई m भी नॉन है उसका log ले लीजिए, और log लेकर के दोनों में कर्व ड्रा कर दीजिए, इस तरीके की लाइन आएगी। तो इसका जो इंटरसेप्ट है वो k के बराबर आ जाएगा, और इसका जो स्लोप होगा लाइन का वो आपका n के बराबर आ जाएगा। तो दो नॉन वैल्यू से दो अननोन वैल्यू